कहानी की शुरुआत आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते एक प्राइवेट प्लेन से हुई, जहां कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स अफ्रीका के बच्चों का मेडिकल इलाज करके वापस लौट रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने से तेज हवाओं की वजह से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। कैबिन में बैठे लोग घबरा जाते हैं। तभी एक डॉक्टर उठकर पायलट के पास जाता है और पूछता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, प्लेन इतना क्यों डगमगा रहा है। पायलट रिलैक्स होकर कहता है कि आप बेफिक्र रहो, इतनी हाइट पर ऐसे झटके आना नॉर्मल बात है। पर अंदर ही अंदर सभी डॉक्टर्स को एहसास हो चुका था कि प्लेन में जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी अचानक प्लेन को हवा का एक और भयंकर झटका लगता है। यह झटका इतना खौफनाक था कि प्लेन का राइट विंग टूटकर हवा में ही अलग हो जाता है। राइट विंग कटते ही प्लेन अपना संतुलन और कंट्रोल खो देता है और पूरी तेजी से सीधे जमीन की ओर गिरना शुरू हो जाता है। प्लेन इतनी स्पीड में जमीन से टकराता है कि 2 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। इस हादसे में एक लेडी डॉक्टर की मौके पर ही जान चली जाती है। बाकी लोग किस्मत से सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन दोस्तों, उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। ये लोग अब एक सुनसान डिजर्ट में फंस चुके थे, जहां 12,000 km तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। ऊपर से यहाँ खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स घूमते रहते थे जो कभी भी इन पर अटैक कर सकते थे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ऐसे जलते हुए डेजर्ट में बिना पानी खाने के सरवाइव करना नामुमकिन होता है। अगर ये लोग पैदल शहर की तरफ निकलने की कोशिश भी करते तो कड़कती धूप और प्यास से रास्ते में ही दम तोड़ देते। तो आखिर ये लोग कैसे बचेंगे? क्या कोई रेस्क्यू टीम आएगी या यही डिजर्ट इनकी कब्र बनेगा? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। डॉक्टर्स गुस्से में पायलट पर भड़कते हुए कहते हैं, साले, जब तुझे पता था प्लेन खराब है तो तूने हमें इसमें क्यों बिठाया? तेरी लापरवाही से आज हम नरक में फंसे हैं। आगे से पायलट सभी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, भाई सुन, ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं बल्कि यहाँ से निकलने का है, इसलिए बकवास बंद कर और चल यहाँ से। इधर सीनियर डॉक्टर की वाइफ की कंडीशन भी काफी सीरियस होती है। क्रैश के दौरान लगे जोरदार टक्कर के चलते उसकी वाइफ के पैर में काफी गंभीर चोट लगी होती है, जिससे खून बह रहा था। डॉक्टर बेन साफ कह देता है, मैं अपनी वाइफ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तुम लोग शहर पहुंचकर रेस्क्यू मदद भेज देना। पायलट कहता है, शहर पहुंचने में कितने दिन लग जाएंगे? अंदाजा भी है, तब तक तुम दोनों या तो किसी शेर का शिकार बन जाओगे या तड़प कर मर जाओगे। लेकिन डॉक्टर बेन उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें वहां से जाने को कहता है। यहाँ पायलट के पास सुरक्षा के लिए एक गन भी होती है। तभी आगे से एक डार्क स्किन वाला डॉक्टर पायलट से कहता है, देख भाई, ये गन इन दोनों को दे दे, क्योंकि ये दोनों यहीं रुकने वाले हैं। लेकिन आगे से पायलट साफ मना कर देता है और अपनी गन अपने पास रखते हुए अकेला ही वहां से जाने लगता है। बाकी तीनों डॉक्टर्स भी मजबूरी में पायलट के पीछे उस तपते डिजर्ट की गर्म रेत पर चल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद एक डॉक्टर पायलट से पूछता है, भाई कम से कम ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? क्या तुम्हें रास्ते की खबर है? मैंने मैप में देखा था कि यहाँ से 10 km वेस्ट की तरफ एक विलेज है, अगर वहां पहुंच जाएं तो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। पायलट जवाब देता है, मैं हर हफ्ते इसी एयर रूट से प्लेन लेकर गुजरता हूँ, मुझे इस इलाके की जानकारी है, यहाँ कोई विलेज नहीं है, जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहो। वे तीनों मजबूरी में फिर उसके पीछे चलने लगते हैं। चलते चलते वे चारों काफी दूर निकल आते हैं, लेकिन इतनी दूर पैदल चलने के बाद भी उनके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ वीरान डेजर्ट ही फैला हुआ था। ऐसी थका देने वाली हालत में एल्बर्ट नाम का एक डॉक्टर थक कर वहीं रेत पर ही लेट जाता है। पायलट उसे अपनी बोतल से पानी देते हुए कहता है, भाई ऐसे थक कर बैठने से काम नहीं चलेगा, यहाँ से 5 km दूर नदी की घाटी होने का चांस है। अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो जल्दी ही वहां तक पहुंच जाएंगे और पानी मिल जाएगा, इसलिए उठो और चलो। वे तीनों फिर नई उम्मीद के साथ उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन जब वे 5 km दूर उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नदी नहीं होती। दूर दूर तक सिर्फ कड़कती धूप में जलती बंजर रेत ही फैली हुई थी। यह देखते ही एक डॉक्टर पायलट पर भड़क उठता है, क्योंकि ये लोग पहले से भूख प्यास से तड़प रहे थे, ऊपर से 5 km चलकर भी हाथ कुछ नहीं लगा। अब न खाने को कुछ था, न पानी और न बचने की उम्मीद। डॉक्टर झपट्टा मारकर पायलट से उसकी गन छीन लेता है और बंदूक सीधे उस पर तान देता है। तभी पायलट शांत होकर कहता है, मुझ पर गुस्सा निकालने से फायदा नहीं होगा, वैसे भी हम सब बिना पानी के यहीं मरने वाले हैं, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाओ। हमारी भलाई इसी में है कि हमें वापस अपने प्लेन के मलबे की तरफ लौट जाना चाहिए, कम से कम वहां छांव मिलेगी और किसी जानवर का शिकार करके अपना पेट तो भर सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, और कोई रास्ता ना देखकर बेचारे फिर से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्लेन की ओर वापस लौटने लगते हैं। इधर हम डॉक्टर बेन को देखते हैं, जो अपनी घायल वाइफ के पास बैठकर लगातार उसकी देखभाल कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने आसपास किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है।
दरअसल बेन की वाइफ के पैर से बहते खून की गंध सूंघकर भूखे लायंस उनकी लोकेशन तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ चारों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी जैक उनके साथ वापस उसी प्लेन में जाने से साफ मना कर देता है और खुद अकेले ही अपना अलग रास्ता चुनकर आगे बढ़ने लगता है। इधर बाकी तीनों शाम होने से पहले प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। वहां बेन और उसकी वाइफ गायब थे और बगल में ढेर सारा खून पड़ा था। इससे सभी को गड़बड़ का शक होता है। जैसे ही वे प्लेन के पास जाकर अंदर बाहर चेक करने लगते हैं, तभी अचानक पीछे से कोई उन पर जानलेवा अटैक कर देता है और अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर बेन ही होता है। वह गुस्से में पायलट से कहता है, आज तेरी वजह से मैंने अपनी वाइफ को खो दिया। अगर तुम गन दे देते तो शायद मैं उसे बचा लेता। बेन पायलट का गला घोंट कर मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक डॉक्टर फ्लेयर गन चलाकर दोनों को अलग कर देता है। धमाके से बेन पीछे हट जाता है और पायलट की जान बच जाती है। कुछ देर बाद पायलट उस डार्क स्किन वाले डॉक्टर से कहता है, इसका मतलब यहाँ जरूर कोई खूंखार जानवर आया होगा जिसने इसकी वाइफ को मार दिया। अब रात होने वाली है और वे दोबारा शिकार के लिए आ सकते हैं। मेरे प्लेन के कैबिन में लॉक वाला दरवाजा है, पर प्रॉब्लम यह है कि उसमें सिर्फ 3 लोग ही रह सकते हैं, यानी एक को बाहर रहना होगा। ये सुनते ही बेन पायलट को ही बाहर रहने को कहता है क्योंकि उसकी वजह से बीवी की जान गई। लेकिन पायलट साफ मना करते हुए कहता है, ये मेरा प्लेन है, इसलिए मैं तो कतई बाहर नहीं रहने वाला। इसके बाद चारों डिसाइड करते हैं कि कॉइन टॉस करके डिसाइड करेंगे कि बाहर कौन रहेगा। अंत में मैक्स को छोड़कर बाकी सभी जीत जाते हैं, इसीलिए अब उसे पूरी रात बाहर अकेले रहना पड़ेगा। तीनों ने मैक्स को समझा दिया था कि पूरी रात आग जलाकर रखना ताकि कोई जानवर पास ना आए। रात होते ही तीनों प्लेन के कैबिन के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। बाहर मैक्स अकेले ठंड में कांपते हुए आसमान देखते हुए बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो पागलों की तरह अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि फायरिंग से जानवर भाग जाएंगे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी और एक खूंखार जानवर उसे कच्चा चबा गया। इधर कैबिन के अंदर कुछ समय बाद पायलट को जोर की यूराइन पास करनी होती है। वह बाहर निकलकर अपना काम निपटा लेता है। इसी दौरान मौका देखकर एक जहरीला स्नेक चुपचाप सरकते हुए कैबिन के अंदर घुस जाता है। उधर मैक्स सो चुका होता है, इसलिए उसे इसका अंदाजा नहीं होता। इधर पायलट अपना काम खत्म करके वापस कैबिन के अंदर आ जाता है। चूंकि बाहर मैक्स सो रहा था, इसलिए कोई आग में लकड़ियां नहीं डालता और बाहर जल रही आग बुझ जाती है। जैसे ही आग बुझती है, खूंखार जानवर मैक्स पर अटैक कर देते हैं और बाहर मैक्स की चीखने की आवाज आने लगती है। लेकिन दहाड़ते हुए जानवरों की आवाज सुनकर तीनों डरपोक कैबिन के अंदर ही चुपचाप छिपे रहते हैं। इसी बीच वह डार्क स्किन वाला डॉक्टर हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर जाकर मैक्स को बचाना चाहता था, लेकिन सामने लायन को खड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, अंधेरे में छिपा जहरीला स्नेक उसके पैर पर डंक मार देता है। वह तुरंत उस स्नेक को पकड़कर मार देता है और नाइफ से पैर काटकर जहर फैलने से रोकता है। खैर दोस्तों, इसके बाद तीनों कैबिन के अंदर ही डरे सहमे बैठे रहते हैं और किसी तरह वह खौफनाक रात गुजार देते हैं। सुबह होते ही बेन सबसे पहले बाहर निकलता है। बाहर चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा पड़ा होता है। वह चुपचाप जाकर वहीं मौजूद एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद पायलट आकर बेन से कहता है, सुन भाई, ये ऐसे रोने और उदास बैठने का टाइम नहीं है। पता है ना रात को क्या खौफनाक हादसा हुआ था। अगर हम एक दिन भी यहाँ और रहे तो हम सभी मारे जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बेन ध्यान नहीं देता। दरअसल बेन पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसकी बीवी जा चुकी थी और वह खुद भी अब बचना नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद पायलट डार्क स्किन वाले डॉक्टर को लेकर कैबिन से बाहर निकलता है। रात को जहरीले स्नेक के डसने और नाइफ से पैर काटने की वजह से उसका एक पैर लगभग पैरालाइज्ड हो चुका था, जिसके चलते वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलते ही पायलट उसे एक लाठी दे देता है ताकि वह उसके सहारे चल सके। इधर बेन टस से मस नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद अचानक पायलट की नजर दूर से उनकी तरफ आती एक गाड़ी पर पड़ती है। ये देखते ही उनके दिल में बचने की एक नई उम्मीद जग उठती है। इधर दूर बैठे बेन को भी लगने लगता है कि शायद अब वे सब जिंदा घर लौट पाएंगे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ ही देर बाद जैसे ही वह गाड़ी उनके करीब आती है, तीनों देखते हैं कि यह कोई रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि खतरनाक पोचर्स यानी आदमखोर शिकारी लोग हैं, जिनके हाथों में भारी भरकम राइफल्स होती हैं। वे शिकारी तीनों को हॉस्टेज बना लेते हैं। उनका लीडर पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और प्लेन के आसपास हाथी के दांतों यानी आइवरी से भरे बक्से कहाँ सप्लाई करने वाले थे। आगे से वह डार्क स्किन वाला डॉक्टर कांपती आवाज में कहता है, हमारा प्लेन यहाँ क्रैश हो गया था और रही बात इन दांतों की तो मुझे नहीं पता ये किसकी है। इतना सुनते ही शिकारियों का लीडर गुस्से में कहता है,
तुझे नहीं पता ये सब हमारी संपत्ति है। साले इधर से हाथी के दांत चुराकर बाहर विदेशों में भेजते हो। चल बता, तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो? क्योंकि आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वह शिकारी बेन पर बंदूक तान देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी दूर से पायलट जोर से कहता है, यह सब मेरा काम है, इन दोनों का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं ही पायलट हूँ और चुपके से अफ्रीका से बाहर विदेशों में हाथी के दांत एक्सपोर्ट करता हूँ। लीडर अपनी पिस्तौल तान देता है। तभी डार्क स्किन वाला डॉक्टर कहता है, हमें मारने के बाद तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। हमें रेस्क्यू करने मिलिट्री आ रही है। अगर उन्हें हम जिंदा नहीं मिले तो तुम सभी को धरती पर ही नर्क दिखा देंगे। लेकिन उसकी यह बात सुनकर बगल में खड़ा एक शिकारी बिना एक पल की देरी किए सबसे पहले उसी को गोली मार देता है। गोली लगते ही वह डॉक्टर वहीं तड़प कर दम तोड़ देता है। इधर बेन और पायलट भी समझ चुके थे कि अब उनके बचने की और कोई उम्मीद नहीं बची है। इसके बाद उनका लीडर आसपास पड़े हाथी के दांतों से भरे बक्सों को देखकर अपने आदमियों से कहता है, इतना सारा हाथी का दांत ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक चाहिए होगा। मैं जाकर लेकर आता हूँ, और हाँ, अगर ये साले भागने की कोशिश करें तो इन्हें गोलियों से भून देना। इतना कहते ही वह वहां से निकल जाता है। लीडर के जाते ही उसके चमचे बेन और पायलट को तड़पाने के लिए सारा पानी मिट्टी में गिरा देते हैं। परेशान करते करते शाम हो जाती है और दोनों शिकारी सो जाते हैं। पायलट समझ जाता है कि बचने का यही सही मौका है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि उनके हाथ से राइफल छीन सके। लेकिन जैसे ही वह उनके बिल्कुल करीब पहुंचता है, एक शिकारी की आंख खुल जाती है। मौके पर ही वह अपनी राइफल पायलट पर तान कर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से बंदूक में एक भी गोली नहीं होती। इसी मौके का फायदा उठाकर पायलट तुरंत उस पर टूट पड़ता है। पायलट और शिकारी में हाथापाई चल रही होती है कि दूसरा साथी जाग जाता है। वह राइफल उठाकर पायलट को मारने ही वाला होता है कि बेन बीच में आकर रोक लेता है। इसी हाथापाई में कई गोलियां चल जाती हैं। एक गोली एक शिकारी को लगती है और हाथापाई में राइफल का मुंह घूमते ही दूसरी गोली से दूसरा शिकारी भी वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन किसी तरह दोनों आदमखोरों को मारने के बाद बेन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। दरअसल दोस्तों, वह एक डॉक्टर था और जिंदगी में पहली बार उसके हाथों किसी इंसान की जान गई थी। इसी बात को लेकर वह खुद को ही कोसने लगता है कि आखिर वह किसी की जान कैसे ले सकता है। पायलट उसे समझाता है, भाई अगर तू उन्हें नहीं मारता तो वे हमें मार देते। उन शिकारियों का लीडर ट्रक लेकर आता ही होगा और लाशें देखकर हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुरंत निकलो। हाथापाई में बेन के पैर में भी गोली लग चुकी थी, जिससे उसका चलना नामुमकिन था। इसके बाद पायलट बेन को सहारा देकर आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद भूख, प्यास और कमजोरी की वजह से बेन वहीं गिर पड़ता है। पायलट लगातार उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, बस कुछ कदम और चल भाई, सामने एक पहाड़ दिख रहा है, वहां तुझे पहुंचा दूंगा जहां कोई भी जंगली जानवर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। फिर मैं विलेज की तलाश में जाऊंगा और तेरे लिए मदद लेकर वापस आऊंगा। उसे हिम्मत देने के बाद बेन दोबारा खड़ा हो जाता है और दोनों उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी संघर्ष के बाद दोनों पहाड़ के किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। बेन अपने घायल पैर और कमजोर शरीर की वजह से पहाड़ पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रहा था। ऊपर से पायलट भी हर मुमकिन कोशिश करता है उसे ऊपर खींचने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी पायलट देखता है कि उनकी तरफ शेरों का झुंड तेजी से बढ़ता आ रहा है। आखिर कोई और रास्ता ना देखकर वह तुरंत दोबारा नीचे उतरता है और पूरी ताकत लगाकर किसी तरह बेन को खींचकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ा देता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही पायलट की नजर दूर एक छोटे से विलेज पर पड़ती है। यह देखकर उसके दिल में बचने की एक नई उम्मीद जग उठती है। इसलिए वह फैसला करता है कि वह उस विलेज तक पहुंचकर बेन के लिए रेस्क्यू मदद लाएगा। लेकिन यह काम उसके लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि पहाड़ के नीचे भूखे शेरों का झुंड घूम रहा होता है। अगर वह नीचे उतरे तो सीधा उन शेरों का शिकार बन जाएगा। लेकिन हमेशा यहीं बैठ भी नहीं सकते, इसलिए पायलट अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे उतरकर विलेज से मदद लाने का फैसला करता है। लेकिन बेन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि नीचे जाते ही शेर उसे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन पायलट उसकी एक भी बात नहीं मानता और सीधा पहाड़ से नीचे उतरकर विलेज की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन रास्ते के बीच ही शेरों का झुंड उस पर टूट पड़ता है और वहीं उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। ऊपर खड़ा बेन ये सब देख रहा होता है। वह मौके का फायदा उठाकर पहाड़ के पिछले रास्ते से विलेज की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन घायल पैर और कमजोरी की वजह से वह ज्यादा दूर नहीं चल पाता और दोबारा वहीं गिर पड़ता है। तभी सामने से दो खूंखार लेओपार्ड्स यानी तेंदुए उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं।
बेन भी खुद को बचाने के लिए बगल में पड़ी एक सूखी लकड़ी उठा लेता है। वह लाठी लेकर उन दोनों लेपर्ड्स से भिड़ने ही वाला होता है कि अचानक दोनों के बीच आसमान से जोरदार बिजली आकर गिर जाती है। बिजली की भयानक गरज से दोनों लियोपार्ड्स डर कर भाग जाते हैं। तभी उस डिजर्ट में जोरदार रेन शुरू हो जाती है। पानी देखकर बेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसकी मौत भी बाकी लोगों की तरह इसी बंजर जमीन पर लिखी है। लेकिन कुछ ही देर बाद पास के विलेज के लोगों की नजर बेन पर पड़ जाती है। वे तुरंत उसे रेस्क्यू करके अपने विलेज ले जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यह सर्वाइवल कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।